आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 6 है। पेपर 1 का ये क्या है, चैप्टर 6 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 का ये भाग 2 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 का भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर अलग से प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ होगा चैप्टर 6 तक। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक आप सब वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भाग 1 में हम लोग क्या पढ़ते थे थोड़ा सा समझ लेते हैं। महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे थे। आपको ये भी बताए थे कि छोटे छोटे जनपद, छोटे छोटे गांव और बड़े बड़े महाजनपद बनने लगे थे। या और 16 महाजनपद, कुल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और ये हमको पता कैसे चलता है, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से। तो आपको कमेंट में लिखकर ये बताना है कि अंगुत्तर निकाय कौन सा धर्म ग्रंथ है और भागवती सूत्र कौन से धर्म ग्रंथ है, मतलब किस धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है और जो ये भागवती सूत्र है ये किस धर्म से संबंधित है, दोनों के बारे में पूरा हम विस्तार से समझाए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर महाजनपद कौन हुआ और क्यों हुआ। मान लीजिए हम कहते हैं कि 16 महाजनपद में मगध महाजनपद है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ, तो कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे फालतू में किसी को ताकत थोड़े मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, जिसमें से प्रमुख जो सबसे प्रमुख महाजनपद मगध महाजनपद था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये समझते हैं कि जब महाजनपद उत्पन्न होने लगे, इतने बड़े बड़े महाजनपद उत्पन्न होने लगे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन भी हुआ होगा। तो इसके बारे में हम लोग, और इसको देखिए, जब ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ये सब परिवर्तन शुरू हुआ ना, क्योंकि आपको वैदिक काल कब से कब तक था, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद कौन चालू हो गया, महाजनपद काल। कौन चालू हो गया, महा। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ये क्या होने लगा, इसके बाद से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ये क्या होने लगा कि 16 महाजनपद जो थे वो क्या होने लगे, इसके बाद की बात कर रहे हैं। 16 महाजनपद अब थोड़े बड़े बड़े होने लगे और आपस में लड़ाइयाँ करने लगे। तो इस समय के लोगों के थोड़ा जीवन के बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो इस समय के जो दौर था उसको द्वितीय नगरीकरण का दौर कहा गया। क्या कहा गया, द्वितीय नगरीकरण का दौर। द्वितीय नगरीकरण का दौर, नगरीकरण द्वितीय नगरीकरण का दौर आखिर क्यों कहा गया, क्यों कहा गया इसको द्वितीय नगरीकरण। तो जब ये द्वितीय नगरीकरण था, यानी कि नगर बनाए जाने लगे, जब बड़े बड़े महाजनपद बनने लगे, तो राजा कहां पर रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे। महल बनाने लगे राजा के पास अपार संपत्ति होने लगे। आप कहेंगे अपार संपत्ति कैसे हो गया राजा के पास में, जो भी, क्योंकि देखिए व्यापार में वृद्धि हुआ, कृषि में वृद्धि हुआ, तो इससे जो भी टैक्स लगने लगे ना, लगान वसूले जाने लगा, तो जिसके कारण राजा के पास में संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। आपको पता है कि कोई भी देश में कोई बड़ी इंडस्ट्री, वैसा देश हो जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है या वहाँ के लोग विकसित है, लोग धनी है, जब लोग धनी होंगे तो सरकार भी धनी होगा। जब लोग के पास पैसा होगा तो पैसा किसके पास होगा, सरकार के पास पैसा होगा। क्योंकि सरकार जब टैक्स, मान लीजिए लोगों के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, तो उससे टैक्स लेगा तो अधिक मात्रा में टैक्स आएगा ना। तो जब देश धनी होता है तो समझ लीजिए उस देश के सरकार भी धनी है। तो यहाँ पर भी अब लोग धीरे धीरे थोड़ा सा धनी होने लगे, उनके पास ज़्यादा सामान होने लगा, ज़्यादा उनके पास धन होने लगा, तो जिसके कारण राजा भी धनी होने लगे और राजा महल बनाए जाने लगे। और साथ में ही अब छोटे छोटे जो बस्ती थी वो बड़े बड़े नगरों का रूप लेने लगे और शहर के रूप में होने लगे। तो इसीलिए इसको द्वितीय नगरीकरण कहा गया। आप कहेंगे कि द्वितीय नगरीकरण, तो पहली बार नगरीकरण कब हुआ। चलिए आपको पीछे एकदम थोड़ा सा पीछे समझाते हैं कि पहली बार नगरीकरण कब हुआ। पहली बार नगरीकरण 2400 ईसा पूर्व से लेकर ये 1750 ईसा पूर्व, कुछ याद है आप लोगों को यहाँ पर इस समय क्या हुआ था। इसी सप्त सैंधव प्रदेश वाले क्षेत्र में 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं 23 सभी आपको मिलेगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था। कौन सा दौर था, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था, ध्यान रखिएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था। पहला नगरीकरण की शुरुआत इसी समय हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। जो
पहली बार नगर बसाया गया था, ये पहला नगरीकरण था। उस समय नगर आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर बसाए गए। उसके बाद क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पतन हो गया। उसके बाद भारत में कौन है, आर्य आए। तो आर्य तो पहले पशुपालक थे, फिर कृषक बने और छोटे छोटे बस्ती बनाकर छोटे छोटे गाँव बनाकर रहने लगे। और धीरे धीरे आर्यों की स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। धीरे धीरे मतलब उनका कृषि में परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ी चीज, इनका स्थिति परिवर्तन होने के कारण राजा का स्थिति परिवर्तन हुआ, किसानों धनी होने लगे। इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो लोहा को जाता है, क्योंकि लोहा मिलने के कारण राजा के युद्ध में भी वृद्धि हुआ और किसानों के कृषि करने में वृद्धि हुआ। ध्यान रखिएगा, लोहा, इनको लोहा नहीं मिला था, फिर भी इतने ये लोग इतने धनी थे, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। यहाँ पर सभी लोग लगभग व्यापारी ही थे, शिल्पकार थे, अलग अलग तरह के कारीगर थे। यहाँ पर अलग अलग तरह की मतलब कल कारखाने, मतलब कारखाने अलग अलग तरह के थे, अलग अलग तरह के मतलब मशीनें थी, ये सब कुछ था। और ये व्यापारी भी थे, लेकिन यहाँ पर कोई राजा नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण में इनको लोहा मिलने के कारण राजा ताकतवर होने लगे, और ताकतवर होने के बाद द्वितीय नगरीकरण हुआ। अब इनके थोड़ा सा आर्थिक स्थिति समझ लेते हैं, कैसा सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आखिर इस समय के लोग कैसे थे। क्योंकि आपको पूछ दिया जाता है द्वितीय नगरीकरण के समय लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बताएं, सामाजिक जीवन के बारे में बताएं, या राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं, तो ये सब बताना पड़ता है। द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, महाजनपद काल के समय ही, जब लोगों की स्थिति में सुधार हुआ, राजा के पास पैसा आने लगा। मतलब पैसा का मतलब ये पैसा नहीं बात करे, धन, राजा के पास धन आने लगा, तो द्वितीय नगरीकरण हुआ। नगर बसाए जाने लगे, छोटे छोटे बस्ती, बड़े बड़े नगर होने लगे। राजा अपने राजधानी रखने लगे, सैनिक रखने लगे, प्रशासनिक इकाई होने लगा, व्यापार होने लगा, शिल्पकारों को बढ़ावा दिए जाने लगा, वस्तुकार आने लगे, राजा के बड़े बड़े महल बनाए जाने लगे। तो द्वितीय नगरीकरण हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इनके आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, चलिए इनके आर्थिक जीवन के बारे में समझते हैं। आर्थिक का मतलब क्या था, आर्थिक का मतलब पहले बताए थे कि इनका जीवन किस पर निर्भर था। तो इनका जीवन, मुख्य पेशा क्या था, पेशा की बात करें तो मुख्य पेशा क्या था, पेशा इनका था पशुपालन, कृषि और व्यापार। तीन को जुड़ गया था, पशुपालन, कृषि और व्यापार। ये दोनों से धन काफी अधिक इनको मिलता था, इन दोनों से धन काफी अधिक मिलता था, कृषि और पशुपालन। साथ में इनका क्षेत्र विस्तार होने लगा था। क्या होने लगा था, क्षेत्र विस्तार, मतलब ये आगे वाले क्षेत्र में बढ़ने लगे थे, मैदानी भागों में क्षेत्र विस्तार। अब ये किस तरफ क्षेत्र विस्तार इनका होने लगा था, क्षेत्र विस्तार किस तरफ होने लगा था, गंगा और यमुना के मैदानी भागों में ये अधिक आगे बढ़ने लगे थे। गंगा और यमुना, गंगा व यमुना के मैदानी भाग, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में ये आगे बढ़ने लगे थे। और गंगा और यमुना के जो मैदानी भाग थे, यानी इन नदियों का जो किनारे वाला हिस्सा था, वो बहुत ही मतलब मैदानी भाग, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, अभी भी अच्छी होती है, उस समय भी बहुत अधिक मात्रा में खेती होती थी। तो उस तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि मुख्य पेशा इनका क्या था, कृषि था, और कृषि से ही व्यापार होते थे। और साथ में शिल्पकार अलग अलग तरह के अपने सामान भी बनाते थे, कुम्हार अलग अलग तरह के बर्तनें बनाते थे, और भी बहुत सारे व्यापार थे। तो ये गंगा और यमुना के मैदानी भागों में, यानी क्षेत्र में इनका विस्तार होने लगा, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये आगे बढ़ने लगे। अब इसमें क्या हुआ, इनके पेशा में पशुपालन और कृषि भी सम्मिलित होने लगा। साथ में ही अब जो छोटी बस्ती थी, यानी आर्थिक जीवन में इनका थोड़ा घर देख लेते हैं, घर कैसा था। किसानों के कुछ किसान तभी गाँव में ही रहते थे, लेकिन अधिक मात्रा में जो व्यापारी और जो बड़े किसान हैं वो बस्ती से अब नगरों में बसने लगे थे। यानी छोटी बस्ती से अब इनका विस्तार कहाँ होने लगा था, नगर में। बड़े बड़े नगर बसाए जाने लगे थे, बड़े बड़े बाजार व्यापार के लिए बड़े बड़े क्या होने लगे थे, बाजार लगने लगे थे। साथ में ही राजा अपनी राजधानी बनाने लगे थे, यानी राजा द्वारा राजधानी बनाए जाने लगे थे, राजा द्वारा राजधानी बनाए जाने लगे थे। साथ में ही सैनिक रखे जाने लगे थे, राजधानी बनाए जाने लगे थे। आप कहेंगे कि राजा राजधानी क्यों बनाते हैं, सबको पता है कि राजा राजधानी आखिर क्यों बनाते हैं, या किसी देश की राजधानी क्यों बनती है, किसी राज्य की राजधानी क्यों बनती है, आखिर राजधानी क्यों बनाया जाता है। राजधानी ये होता है, राजधानी का मतलब समझिए, किसी भी देश का, राज्य की राजधानी बनाया जाए, या उस समय भी राजा अपने क्षेत्रों की राजधानी बनाते थे, तो क्या सोचकर बनाया जाता था,
उस राजधानी में उस राज्य के जो महत्वपूर्ण चीजें होती थी वो होती थी। महत्वपूर्ण चीजें मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण हथियार, ये सब जहां पर रहते थे। महत्वपूर्ण हथियार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उस समय राजा अपना महत्वपूर्ण हथियारों राजधानी में ही रखते थे। जैसे बड़े बड़े हथियार हो गए और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण, जैसे राजा हो गए, मंत्री हो गए, राजा का परिवार हो गया या बड़े सेनापति हो गए, ये सब कहां पर रहते थे? राजधानी में ही रहते थे, क्योंकि राजधानी में रहने के कारण कम सैनिकों के साथ इनकी सुरक्षा किया जा सकता था। क्योंकि मान लीजिए मंत्री यहाँ पर रहेंगे, सेनापति यहाँ रहेंगे, राजा यहाँ रहेंगे, तो तीनों जगह बताइए सुरक्षा घेरा बनाना पड़ेगा कि ना बनाना पड़ेगा? अगर तीनों लोग एक ही जगह रहे यहीं पर, तो एक ही सुरक्षा घेरा के साथ में ये तीनों चारों लोग जितने भी लोग होंगे वो सबको सुरक्षा दिया जा सकता था। साथ में ही राजा का मान लीजिए कोई कार्य हो गया, राजा यहाँ पर है, उस समय तो फोन तो था नहीं, तो राजा का मान लीजिए बात करना होगा मंत्री से या सेनापति से बात करना होगा, तो बताइए यहाँ से संदेशा भिजवाना पड़ेगा ना इतना दूर, या यहाँ से इतना दूर संदेशा भिजवाना पड़ेगा ना, यहाँ से इतना दूर संदेशा भिजवाना पड़ेगा ना। तो संदेशा भिजवाने से भी छुटकारा मिल गया और ये सभी लोग एक ही जगह रहते थे, तो जब मर्जी राजा दरबार लगा देते थे, कोई भी निर्णय ले लेते थे, किस पर हमला करना है, किस पर क्या करना है, ये सब भी हो जाता था। ठीक इसी तरह इस समय भी जो भी देश या राज्य की राजधानी बनाई जाती थी, वहां पर देश या राज्य के जो प्रमुख लोग होते थे, जैसे प्रमुख लोग होते हैं जैसे मंत्री, अधिकारी, उस देश का प्रमुख, ये सभी लोग एक ही जगह रहते ताकि उनकी सुरक्षा किया जा सके और आपसी बातचीत भी जल्दी वो लोग कर सके, कोई भी मीटिंग कर सके, कोई भी निर्णय जल्दी ले सके, इसीलिए राजधानी बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ता है। राजधानी सुरक्षित जगह पर भी बनाया जाता है, राजा द्वारा राजधानी बनाया गया। अब कृषि देख लेते हैं, कृषि कैसे इतना विकसित हुआ, कृषि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कृषि देखिए, कृषि विकसित होने का सबसे एक प्रमुख कारण लोहा था। सबसे प्रमुख कारण क्या था? इनको लोहा मिल गया था। लोहा से क्या होता था? लोहा से ये लोग जंगलों को साफ कर करके, क्योंकि बहुत ज्यादा जंगल थे, ये चारों तरफ सब जंगले तो थे, जो गंगा के किनारे वाला भाग था, यमुना के किनारे वाला भाग था, ये सारे जगहों पर सब जंगल ही थे, समझ लीजिए। तो जंगलों को ये लोग सफाई कर करके, जंगलों को साफ कर करके, हटा करके, पेड़ों को हटा करके उसको मैदानी भाग बनाए। मैदानी भाग बनाकर इससे लोहा से इनको ज्यादा अच्छा हथियार मिल जाता था, लोहा से अच्छे हथियार बन जाते थे, लोहा से अच्छा हथियार बनाया जा सकता था और उसी से जंगलों की सफाई की जाती थी। और वहां पर क्या किया जाता था? कृषि किया जाता था। और कृषि में भी जो भी कृषि के उपकरण बनाए जाते थे उसमें लोहा का प्रयोग किया जाता था। जैसे हल में लोहा का प्रयोग किया जाता था, हल में लकड़ी और लोहा दोनों का प्रयोग करके और हल बनाया जाता था। और भी कई तरह के उपकरण जो बनाए जाते थे वो सब लोहा से ही बनाए जाते थे। इसी कारण से लोहा का महत्वपूर्ण स्थान था यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण में, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण अगर लोहा नहीं होता तो कृषि नहीं विकसित होता, कृषि नहीं तो व्यापार भी नहीं। जब कृषि और व्यापार विकसित नहीं होगा तो राजा को पैसा कैसे मिलेगा? जब राजा पैसा नहीं मिलेगा तो राजा धनी नहीं होंगे, जब धनी नहीं होंगे तो द्वितीय नगरीकरण कहां से होगा? और राजा जो युद्ध लड़ते थे, जो अच्छे हथियार बनते थे, वो हथियार कैसे बनाए जाने लगे? लोहा के कारण ही अच्छे हथियार बनाए जा रहे, राजा युद्ध भी करने लगे थे, राजा के अब प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। क्यों? क्योंकि राजा बड़े बड़े युद्ध जीतने लगे थे, राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लगी थी। साथ में पशुपालन की बात करें तो कई तरह के पशुओं को, जिस प्राचीन समय में जैसे पशुओं को पाला जाता था, कई तरह से पशुओं को जो कृषक होते थे वही ही पशुपालन भी करते थे। साथ में व्यापार की बात करें तो व्यापारी इस समय धनी होने लगे थे। आपको पता है कि व्यापारी सभी काल में व्यापारी धनी थे। प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में अभी तो चल रहे हैं, अभी से सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर भी व्यापारी ही धनी थे। इस काल में भी बात करेंगे तो व्यापारी ही धनी होंगे, आगे भी मध्यकालीन दौर में भी बात करेंगे तो व्यापारी ही धनी होंगे, या अभी वर्तमान समय की बात करें सबसे ज्यादा धनी कौन है? व्यापारी ही धनी है। लेकिन हाँ, व्यापारी जो धनी है वो व्यापारी मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए मेहनत वैसे सब करते हैं, लेकिन व्यापारी जो है वो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा धनी होगा। तो यहाँ पर भी व्यापारी जो थे वो धनी होते थे। और व्यापारी कई तरह से व्यापार करते थे, दो तरह के व्यापार होते थे। एक तो दुकान वाले, वो भी व्यापारी होते हैं, जो कहीं से किसी किसान से सामान खरीद कर लाए या कहीं बाजार से, बड़े बाजार से सामान खरीद कर लाए और गांव में छोटा दुकान है और वहां पर सामान बेचने लगे, वो भी व्यापारी ही हैं। साथ में एक ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो किसानों से सामान बहुत थोक के मात्रा में खरीदते हैं और बड़े बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। समझिए, व्यापारी दो तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो मान लीजिए ये किसान हो गया, यहाँ दिखाई देगा, आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, आप जानते भी होंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। उस समय भी ऐसा ही था, किसी काल में व्यापार का ये साधन बदलता नहीं था। ये किसान हो गया, ये किसान हो गया, ये मान लीजिए बड़ा बाजार हो गया, और ये हो गया मान लीजिए कोई गांव, समझ लीजिए कोई गांव समझ लीजिए, यहाँ पर ये गांव नहीं, यहाँ पर ये समझ लीजिए ये बड़ा नगर समझ लीजिए। बड़ा बाजार भी नगर, जो देखिए बाजार भी होता है तो बड़े नगरों में ही होता है।
तो ये छोटे व्यापारी भी समझ लीजिए, ऐसे समझिए, किसानों से एक व्यापारी खरीद कर बड़े बाजार में बेच दिया। एक किसान से एक व्यापारी है जो खरीद कर बड़े बाजारों में बेचा। अब बड़े बाजार में क्या हुआ, किसानों का मान लीजिए चावल है, गेहूं है, ये सब बड़े बाजारों में बेचा गया, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा व्यापारी खरीदेगा और इस सामान को ये बड़े नगरों में, ये बड़े नगर है तो नगरों में भी छोटे छोटे दुकानों पर बेचेगा, वो अपने दुकान पर ले जाएगा और अपने दुकान पर बेचेगा, या यही किसी और जगहों पर भी ले जाकर और अपना दुकान में रख कर वो सामानों को बेचेगा। या किसानों से और भी, किसान से और शिल्पकारों से या कुम्हार से जो बर्तन होते थे वो खरीद कर और ये बड़े बाजारों में बेचा जाता था, या कुम्हार ही बड़े बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। और उसके बाद छोटे छोटे व्यापारी अपने यहाँ ले जाकर उस सामानों को क्या करते हैं, बेचते हैं। या जिसको सीधा सीधा कुम्हारों से भी सामान खरीदना होता है वो क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा भी क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो व्यापारी दो तरह के, एक बड़े व्यापारी एक छोटे व्यापारी। तो व्यापारी काफी धनी होने लगे थे। चलिए अब बात करते हैं आगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में, थोड़ा बात समझ लिए। अब थोड़ा सा इनके राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में क्या समझे, धार्मिक जीवन के बारे में वैसे ही चल रहे थे, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं उनके बारे में भी। राजनीतिक जीवन के बारे में, थोड़ा सामाजिक जीवन के बारे में समझते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के बारे में इनको समझ लेते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में, तो राजनीतिक जीवन के बारे में क्या समझेंगे, राजा वैसे ही थे, राजा थोड़ा सा बड़े होने लगे थे, यही राजनीतिक जीवन के बारे में था। राजा के पास संपत्ति अधिक होने लगा था, सैनिक अधिक होने लगे थे, लड़ाइयाँ अधिक करने लगे थे, दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे थे, ये राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक जीवन। और राजनीतिक जीवन ये समझिए। राजनीतिक जीवन के बाद इनके बात करते थोड़ा सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया था। सामाजिक जीवन में क्या हो गया था कि राजा जो थे वो बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे थे, और साथ में ही आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था काफी कठोर होने लगा था। ये था कि वर्ण के अनुसार कार्य करने हैं। मान लीजिए जिसका पिता जो भी कार्य करता है बेटा को भी वही कार्य करने पड़ेंगे, और उसके बेटा को भी वही कार्य, उसके बेटा को भी वही कार्य। मतलब यहाँ पर अब कार्य चुनने की भी अनुमति नहीं थी। मान लीजिए कोई चाह रहा है कि हमारे पिता किसान है, हम किसान ना बने, कोई और कार्य करे, तो और कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे होने लगे थे, और इसके कारण सभी वर्णों में आपस में क्या होने लगा था, मतभेद होने लगा था, आपस में संघर्ष की स्थिति होने लगी थी, और सभी वर्ण आपस में संघर्ष की स्थिति होने लगी थी, एक दूसरे से बहुत अलगाव हो गया था। समाज में बहुत कुरीतियां फैलने लगी थी। कुरीतियों का मतलब ये होता है कि बहुत सारे गलत चीजें, भ्रामक चीजें फैलने लगी थी, बहुत सारे अंधविश्वास फैलने लगे थे। यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल गया, जिसके कारण क्या हुआ, समाज सुधारकों की जरूरत पड़ी। और यहाँ पर ही नहीं, भारत में नहीं, उस समय दूसरे जगहों पर भी ये समाज सुधारकों की जरूरत थी, और दूसरे देशों में भी समाज सुधारक उत्पन्न हुए। तो भारत में अब समाज सुधारकों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म के जो तीर्थंकर, जो प्रमुख 24वें और अंतिम तीर्थंकर जिनको महावीर कहा जाता है, वो बहुत अच्छे समाज सुधारक हुए, और समाज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, और बहुत कुछ समाज के बारे में बताए, और बहुत सारे ऐसे भ्रामक बातें थी जो समाज से हटाने का प्रयास किए। साथ में ही बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, वो भी बहुत अच्छे, उनका प्रभाव बहुत अधिक समाज पर रहा, क्योंकि उस समय समाज में बहुत सारी चीजें भ्रामक गलत फैलने लगी थी। तभी इन लोगों की जरूरत पड़ी, महावीर की जरूरत पड़ी, फिर महात्मा बुद्ध की जरूरत पड़ी। इनको आगे आना पड़ा समाज में, और समाज को एक नई दिशा देनी पड़ी। देखिएगा, जब भी समाज में बहुत ज्यादा भ्रामक बातें फैलने लगती है और बहुत कुछ फैलने लगता है ना, किसी ना किसी विद्वान आगे आता है, कोई ना कोई ऐसा विद्वान होता है जब आगे आता है। आप किसी भी काल में देखिएगा, जिस काल में विद्वान आगे आया है तो समझिए कि उस काल में कोई ना कोई ऐसी बात होगी। देखिए, हर काल में भ्रामक बातें होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बहुत ज्यादा होता है तो समाज सुधारक की जरूरत पड़ती है, और कोई ना कोई समाज से उठकर और उसको दूर करता है, उसको हटाता है। देखिए, समय समय पर समाज सुधारक उत्पन्न हुए हैं। समाज सुधारक उत्पन्न हुए, समझ लीजिए उस समय कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा, तभी समाज सुधारक उत्पन्न हुए हैं। ठीक वैसे ही समाज में बहुत अधिक भ्रामक बातें फैलने लगी थी, लोग आपस में लड़ाइयाँ करने लगे थे, वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो गया था, लोग एक दूसरे से, मतलब ऐसा था कि सब एक दूसरे में लड़ने लगे थे, और सभी लोग क्या, राजा तो लड़ते ही थे, आपस में लोग भी आपस में लड़ने लगे थे। तो इनको समझाने के लिए, इनको सच्चाई बताने के लिए क्या हुआ,
महावीर आगे आए, महात्मा बुद्ध आगे आए, ऐसे ऐसे समाज सुधारकों की जरूरत पड़ी और ये बहुत अधिक इनको समाज में बहुत अधिक इनके मतलब इज्जत इनको किया गया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, समाज को एक नई दिशा दी। तो यहीं से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी बात समझ लीजिए, कभी भी कुछ भी चीज नया आता है तो उसकी जरूरत पड़ती है तभी तो नया आता है। तो यहाँ पर भी जरूरत थी समाज सुधारक की, अच्छे लोगों की जरूरत थी समाज में, जो लोगों को अच्छी शिक्षाएं दे सके, अच्छी बातें बता सके। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तो इसके बाद हम लोग द्वितीय नगरीकरण तो पढ़ लिए, समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।